स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2023 और 24 के लिए। कक्षा 9वीं है और विषय विज्ञान है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको देख लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों तरह का पेपर है ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशंस को समझते हैं। जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, कुछ एमसीक्यू आएंगे, बाकी बड़े प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स की जो आपका भौतिक विज्ञान होता है आपके विज्ञान सब्जेक्ट में, वहां से प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न जो पूछा गया है क पार्ट में, आप देख सकते हैं, एक गाड़ी का ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर आप सभी ने देखा होगा, जो बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसमें एक घड़ी होती है और नीचे रीडिंग आती है। तो उस रीडिंग के द्वारा जो है ऑडोमीटर क्या नापता है, ये दूरी को नापता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर जो है वो दूरी यानी डिस्टेंस को मापता है। अगला जो क्वेश्चन है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो घोड़ा है इसके द्वारा जो भी गाड़ी खींची जाती है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या उसको बोलते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के आधार पर जो है घोड़ा जो है एक गाड़ी को खींचता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप देख सकते हैं नहीं है। संवेग संरक्षण का नियम अलग होता है, जड़त्व नियम अलग है, गुरुत्वाकर्षण नियम अलग है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा होता क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो वो भी सही होता, या फिर लिखता न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो भी सही होता, क्योंकि तीसरा नियम यही कहता है कि क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन का हमने बात कर लिया था दूरी, और दूसरे ऑप्शन की हमने बात कर लिया जिसमें आएगा इसमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान जो है वो कितना होता है। पृथ्वी का जो केंद्र होगा, सेंटर ऑफ जो आपका अर्थ होता है, यहाँ पर सेंटर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वी का जितना भी आपका मान होता है वो सभी जगह सेंटर से बराबर होता है, यानी कि सेंटर पर जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य है। बाकी चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में आप चले जाइए वहाँ पर आपका मान जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर जो है मान शून्य होता है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केंद्र की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब उसका मास दिया गया है कि गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। बल की बात कर रहा है। बल आप जानते हो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम द्रव्यमान गुणा में त्वरण कहते हैं। ठीक है, फोर्स होता है ma। तो हमारे को यहाँ पे देखो कितने किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो m जो हमारे को 3 दे रखा है, और इसमें त्वरण जो दे रखा है एक्सेलरेशन वो कितना दे रखा है, आपको 4 दे रखा है। द्रव्यमान 3 दे रखा है, तो 4 और 3 को यहाँ रख देंगे तो हमारे को क्या है, फोर्स मिल जाएगा। फोर्स जिसको हम बल कहते हैं, हमें F ज्ञात करना था, तो हम आसानी से बता सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपको, A दिया हुआ है। ये त्वरण है, तो त्वरण को हम A से डिफाइन करते हैं। A मतलब एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं जिसको हम मास कहते हैं, तो ये m हो गया। तो m और a की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर m हमारे को दिया हुआ है 3, तो 3 रख दिया, और गुणा में आपका a कितना दिया हुआ है, तो a हमारे को देखने को मिला 4 दिया हुआ है। तो इस 4 को यहाँ पर रख देते हैं, गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिट आपने पढ़ रखी होगी, 12 न्यूटन, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग हो सकता है, किसी वस्तु का वेग जो है वो कैसा हो सकता है, तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ की दूरी t समय में तय करती है तो इसके वेग का परिणाम कितना होगा। अगर ये वृत्तीय दूरी करती है, ध्यान रखिए कि यदि कोई वस्तु, उसकी त्रिज्या कितनी है, कितनी त्रिज्या, r त्रिज्या वाले वृत्तीय परिपथ की दूरी, अब यहाँ पे वस्तु है ये, ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु है, और ये किसी r त्रिज्या है, इससे दूर जो है कोई r रेडियस आपको दे रखा है। अब इस परिपथ को जो है ये पूरा करती है, घूमते हुए सभी जगह r की ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि r इधर भी बराबर रहेगा, r इधर भी बराबर रहेगा, चारों तरफ बराबर रहेगा। तो r त्रिज्या की दूरी जो है ये t समय में तय करती है। तो आपसे पूछा गया है इसमें, इसका परिणाम क्या होगा, तो परिणाम हम आसानी से बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, जितना ये सर्कल है आपका, ठीक है ना,
तो ये सर्कल का पूरा क्या है, ये पेरीमीटर जिसको हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप क्या होता है, वो आपका होता है 2πr। ठीक है, ये परिमाप हो गया। और इस परिमाप में जो है क्या परिमाण निकालना है। तो परिमाण जो है हमारा बटे में टी समय ले रही है इस पूरे चक्र को कंप्लीट करने के लिए। तो परिमाण यानी यूनिट टाइम क्या निकल जाएगा, तो यूनिट जो हमारे को निकल जाएगी वो 2πr अपॉन में टी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है। द्रव्यमान हमेशा जो है जड़त्व यानी इनर्शिया की माप होती है। ठीक है, जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतनी जड़त्व ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन दिया गया है। मेजर मेजर्स ए कार्स ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या नापता है, तो हमने अभी बताया डिस्टेंस नाप लेता है। और प्रिंसिपल, अगर कोई कार्ट जो है अगर हॉर्स खींचता है, पुल करता है, तो उस पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो उस पर लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर बोल सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का है, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लिखा नहीं है, तो इसलिए जो हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जी का जो मान होता है पृथ्वी के केंद्र पे, वो हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास। मास दे रखा है, बॉल की आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, अभी भी मैंने बताया था एफ इक्वल्स टू एम में होता है। तो एम इंटू ए कर देंगे, एम की वैल्यू मुझे पता है, मास कितना है 3 kg है, तो एम की जगह 3 लिख देंगे। एक्सेलरेशन 4 है, 4 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आ गया, तो हमारा 12 न्यूटन जो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो मैंने हिंदी बताए वही क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्र नियम जो है आपको लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, इसको आप चेक कर लेना, मॉडल पेपर आप चेक करिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डायनामो को भी बता दिया है, तो डायनामो का भी आंसर उसमें चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा लिखित सॉल्यूशन जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है आपको। जो आपका संवेग होता है इसको हम P बराबर क्या लिखते हैं, अगर हमारी गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान दी गई हो तो इस श्रृंखला में हम P लिखते हैं, ये अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में 2 आ जाएगा, और M आ जाएगा जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, और K आ जाएगा जिसमें गतिज ऊर्जा जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें P मतलब संवेग यानी कि मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 2 रख लेंगे हम, साथ में m कितना दिया हुआ है, तो m दे रखा है 6 किलोग्राम, तो 6 रख लीजिए। इनटू में k कितना दिया है, गतिज ऊर्जा 300 दे रखी है, तो 300 रख लीजिए। अब ये सारे के सारे अंडर रूट में हैं, अब अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, और 12 यहाँ पे हो जाएगा 12 36, यानी कि अंडर रूट में आ गया 3600, 600, 3600। अब इसका अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 6 छंगे 36, 60 आ जाएगा। रूट से बाहर निकालोगे 60 का अंडर रूट 3600 होता है, तो 60 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, वो भी केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे को निकालना था, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, 4 अंक आपको मिल जाते। एक 15 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला पिंड जो है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर सेकंड से गति कर रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा जो है आपको बतानी है, इसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। यहाँ पे देखिए पर सेकंड होना चाहिए, इसमें मिस्टेक होगा, इंग्लिश में देखिए, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 15 kg का द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, और इस द्रव्यमान पिंड में 4 मीटर प्रति सेकंड गति से जो है क्या है इसकी गति है। तो इसकी हमें बता देनी है सीधा सीधा कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी की बात होगी सीधी सीधी। 15 kg का है द्रव्यमान, kg का द्रव्यमान है, मास दे रखा हमारे को, और गति कर रहा है मीटर पर, वेलोसिटी दे रखी है, मास और वेलोसिटी दे रखी है, गतिज ऊर्जा क्या होगी वो हमें निकालना है। एम भी दे रखा है और गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो होता है 1/2 m × v²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/2, तो पहले से ही है, गुणा में कर लीजिए। एम मास कितना दे रखा है, मास जो है 15 दे रखा है, तो 15 रख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, तो v जो है 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे काट दीजिए, तो देखिए पहले तो आपका हो गया 1/2 और गुणा में 15, और 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौक 16 16 हो गया। यहाँ पे 15 आपको दे रखा था,
अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 2 से 16 को काटूंगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 15 गुणा में 8। 15 गुणा में 8 होता है 120। 120 जूल जो है के का मान आ जाएगा, जो कि हमारे से गतिज ऊर्जा पूछी गई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी भी समझाया, फॉर्मूला यही लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गति के तीनों समीकरणों को लिखिए। गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं वो आपको पूछा गया है। गति के सारे समीकरण आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो गति के 3 समीकरण आप लिखना चाहें तो आप आसानी से याद होगा आपको। जनरल समय आइडिया दे देता हूँ आपको, गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो समीकरण होता है वो आपका होता है, यस बिल्कुल आपने सही समझ लिया, तो इसको आपको लिख देना है। सबसे पहला समीकरण जो हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल सा समीकरण है, इसमें ज़्यादा आपको मतलब घूमना नहीं है। तो मैं बात करूँ तो पहला समीकरण क्या हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं, v जो होता है वो u प्लस ए टी हो जाता है। एक तो गति का ये समीकरण है। दूसरा s के फॉर्म में है, ये बोलता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो समीकरण है उसको भी लिख सकते हैं हम, जो कि आपका 2as बराबर होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो गति के तीनों नियम जो है समीकरण के हैं। इनको कभी कभी प्रूफ भी करने को लिए बोलता है। इसमें u क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है। v जो है अंतिम वेग है। a जो है ये आपका क्या है, इसमें a जो है ये त्वरण है। उसके अलावा s जो है ये s क्या होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। और t तो आपको पता ही है, टाइम होती है यानी कि समय होता है। अब यह बोला है कि कार का प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तथा 30 सेकंड के बाद में बढ़कर के वेग जो है 110 मीटर प्रति सेकंड हो गया होगा। तो त्वरण का मान आपको निकालना है। हमारा पहला इक्वेशन ही काम कर जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास देखो मैंने बताया प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है और अंतिम वेग। अंतिम वेग जो बढ़ने के बाद ये वेग मिल रहा है मेरे को, तो अंतिम वेग 110 दे रखा है। ये बराबर है प्रारंभिक वेग कितना है, u। u कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ये प्रारंभिक वेग u है, ये आपका v है, और ये आपका t है। अब u v और t में हम जो है समीकरण को पहला ही देखते हैं, इससे हमारा संतुष्ट हो रहा है, बाकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a दिया नहीं है। a मतलब इसमें त्वरण है, त्वरण तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में भी आपको दूरी नहीं दी गई है, तो s वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें आपका कोई एक मान रह जाए, बाकी सारे मान दिए हों। हमारे को v दिया है, u दिया है और t भी दिया है, केवल a निकालना है। इसने क्या बोला, त्वरण, यानी कि a मुझे निकालना है। अब a निकालने के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। पहला ही फॉर्मूला सूट हो रहा है कि वेलोसिटी जो ये वाली है v, जिसको हम कहते हैं, ये होती है आपकी अंतिम वेलोसिटी। ठीक है, अंतिम वेग बोलते हैं इसको। और u जो है ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग मतलब स्टार्टिंग में क्या थी, तो वो 20 थी, तो 20 हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से। प्लस में है आपका a तो हमारे को दिया नहीं है तो a छोड़ देंगे। गुणा में t है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना, 30 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 30 सेकंड लिख दिया। अब यहाँ से ये 110 से यहाँ पे प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो 110 माइनस 20 हो जाएगा, और a गुणा में 30 रह जाएगा। अब 110 में से आप माइनस करिए 20, तो आपके पास बचेगा कितना, 90। 90 और 10 100 और 10 100, ठीक है 90 बच गया। 90 बराबर हो गया a गुणा में 30, तो यहाँ से a का मान निकाल देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे में 30। 90 बटे में 30 अगर हम लिखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 3 9, तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए का मान आ गया, जिसको त्वरण पूछा गया। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे को फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं। जी तथा जी में अंतर लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं दिखाता हूँ उन क्वेश्चंस को, आप जरूर चेक कर लेना चैनल में, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। देखिए इसमें जी और जी के बीच में क्या क्या संबंध होता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, चित्र के द्वारा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखना है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पूछता है, ये सारे बताए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत डिटेल में मैंने बताई है, हर चीज़ को सॉल्यूशन के साथ बताया है कि कौन सा वेग कैसे निकालना है आपको। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन से चित्र बनाने होते हैं, किस तरह का, ये प्रश्न पत्र जरूर देख लेना, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब इसमें जो पूछा गया है अगला, जी और जी में अंतर मैंने आपको बता दिया। दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल जो है 1 न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा दुगना कर दिया जाए तो आरोपित बल कितना हो जाएगा? आरोपित बल कितना हो जाएगा? जितना आप चाहते हैं उतना हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से जो है इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपको? F1, यानी कि हमें फोर्स वन की बात करें, जब वो पहले था 1 न्यूटन, इसने दे रखा है कि पहले जो दो पिंडों के मध्य, तो एक एक पिंड पर जो F1 लगेगा तो दूसरे पे F2 लगेगा, भाई अलग अलग फोर्स लग जाएंगे। ये F1 पे दे रखा है इसने 1 न्यूटन है, और दो पिंडों के बीच की दूरी पहले की, मतलब पहले जो दूरी थी वो मान लो कि आपकी D1 थी, ठीक है, तो बाद में दूरी क्या हो जाएगी? D2 हो जाएगी, या R1 थी तो R2 हो जाएगी, आपके ऊपर मतलब वो होना चाहिए। अब इसने बोला कि अगर D1 क्या हो जाए, पहले की अपेक्षा दुगना कर दें, तो D2 का मान क्या हो जाएगा? 2D1 हो जाएगा, 2D1 के बराबर हो जाएगा। जब ये दुगना हो जाएगा तो ये सिंगल रह जाएगा। हमारे को फॉर्मूला पता है कि G आपका जो होता है वो M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर होता है। R की जगह हमने क्या माना है यहाँ पे? D1 माना है, तो हम D1 ले लेंगे। R1 की जगह हमने D1 माना है। इस तरह से आपका जो फोर्स हो जाएगा, पहले F1 के लिए तो ये हो गया, F2 के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, G M1 M2, और बटे में यहाँ पे D1 की जगह D2 हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है D2 है और इसका दुगना जो है D1 हो जाएगा, तो D1 का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पे 2D2 हो जाएगा। 2D2 रख दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, 2D2 रखोगे तो यहाँ पे 2D2 हो जाएगा। यहाँ पे सीधी सीधी बात कर ले, 2D2 कहाँ है? इस D1 की जगह क्या रख देंगे हम? ये भाई D1 जो है ना, इस फोर्स के हिसाब से इसने बोला दुगनी कर दी जाए, तो D1 को दुगना करेंगे तो D2 मिलेगा, तो D1 का मान कितना हो गया? यानी कि 2D1 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऊपर वाला तो एक ही हो गया क्योंकि एक जैसा है, तो एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो D1 और D2 क्या है? बराबर ही रहते हैं, क्योंकि दोनों वस्तु के लिए बराबर ही रहेंगे ये, लेकिन उनका मान चेंज हो रहा है जब हम बढ़ा रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो 1/4 हो गया। 1/4 को कितना हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपका रसायन विज्ञान है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें अवेलेबल होती है। टिंचर आयोडीन में अल्कोहल क्या है? वो विलय है, आपको सभी को पता होगा वो क्या है? विलय है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र N2 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन ठोस अवस्था में हो तब, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने तत्व कमरे के ताप पर जो है गैस है? कितने तत्व है? तो टोटल मिलाकर के हमारे 11 तत्व हैं जो कमरे के ताप पर क्या है? गैस हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे कमरे के ताप पर गैस बनते हैं, यानी कि आज जो हम जिस कमरे में बैठे हैं अगर उस तत्व को यहाँ पे रख दे तो वो गैस बन जाएगा। वो कौन कौन से हैं? तो वो है हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और नियोन, रेडियन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सारे के सारे क्या है? कमरे के ताप पे गैस बन जाते हैं। अगला जो है अमोनिया में नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन का अनुपात होता है। अमोनिया का आपने अगर फॉर्मूला देखा है तो आपको पता होगा, जो इसमें क्या होता है, AMU जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो AMU, ठीक है, नाइट्रोजन का, और ये पूछ रहा है आपका एक हाइड्रोजन का, तो बट्टे में क्या कर देंगे? AMU ऑफ हाइड्रोजन, AMU ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, यानी कि NH3, यानी कि N तो एक है, तो N तो हमको एक से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है N एक है, लेकिन H कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया इसको 3 से। ये समझ में आ गया आपको? अब आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास जो होता है ना इसका नाइट्रोजन का वो होता है आपका 1, सॉरी, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का तो 14 होता है क्या? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो 14 होता है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन गुणा में 3 है तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो 14/3 यानी कि 14:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 14:3, दूसरा ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, समझ में आ चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंतरा आणविक बल किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको जिस पेपर में दिखाए थे उसमें सब जगह मिल जाएगा। लेकिन जब भी आपके पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है जो अलग अलग अणुओं से क्या हो, बंधा रहे, और जो अलग अलग अणु हैं उनको बांधने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसी को हम जो है अंतर आणविक बल कहते हैं। अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन में कहें, एक पदार्थ में अलग अलग अणुओं को बांधने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वही अंतर आणविक बल कहलाता है। विषमांगिक मिश्रण क्या होते हैं? तो ऐसे मिश्रण जो विभिन्न भिन्न घटकों या संघटकों से जो है अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? विषमांगी मिश्रण। अगर हम बात करें जल और तेल जो है, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण। यानी कि मिले अलग अलग घटक हैं इसके, आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए विषमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपना जीव विज्ञान के खंड पे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सभी को पता होना चाहिए, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो हमेशा वो ग्रीन होता है, हरे कलर का होता है। अच्छा, उपास्थि नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती? किडनी में नहीं पाई जाती। किडनी को हम हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। मूत्राशय भी अगर यहाँ पे लिखा रहता है मूत्राशय, तो मूत्राशय भी सही होता है, तो मूत्राशय भी इसका सही आंसर है, और गुर्दा भी सही आंसर है। दृढ़ोत्तक का उदाहरण है, दृढ़ोत्तक का उदाहरण जिसके उत्तक जो है दृढ़ हो, दृढ़ मतलब ठोस हो, तो वो नारियल है, ठीक है। इसके बाद फीताकर्मी जीव जो है ये कैसा है? तो फीताकर्मी जीव जो है ये परपोषी है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और घोंगा और सीप किस वर्ग के जंतु है? तो ये मोलस्का ग्रुप के जो है सदस्य हैं, तो मोलस्का जो इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो छोटे क्वेश्चंस हैं ये तो हमने कर लिए। थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो हैं, कोशिका कला के 4 कार्य क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें सारे अवेलेबल हैं। और ब्रायोफाइटा के 4 प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं? जाइलम उत्तक किन किन कोशिकाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के क्या कार्य है ये भी मैंने बताया हुआ है। अस्थि और उपास्थि के चार अंतर आप बता सकते हैं, तो इसको टेबुलर फॉर्म में बताना है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए, अभी भी मैंने आपको जो पेपर दिखाया था उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है 9th क्लास की, उसको आप चेक करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। गुणसूत्र का सचित्र वर्णन करना, इसका कार्य क्या होता है ये भी बताया हुआ है। और टेरिडोफाइटा के 6 प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं इसको उदाहरण से समझाना है। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को, इनको आप पढ़िए। और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर जिले में अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो सारे प्रश्न पत्र आपका पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। आपका कौन सा प्रश्न पत्र होगा, कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं इनको पढ़ते हैं, तो 100% स्कोर आप कर सकते हैं विदाउट कोई भी टेंशन लिए हुए। तो आप 100% स्कोर करना चाहते हो, मैं 90 और 95 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आप इसको पढ़ते हैं तो आपका स्कोर जो है 100% परिणाम वाला होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। आगे आने वाली लाइव क्लासेस जो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।